ये रे भाई। हाँ, मिलवाता हूँ आप लोगों को। गाड़ी देख के कुछ लोग पहचान गए होंगे। लगभग 10 घंटे की फ्लाइट जर्नी के बाद भाई कनाडा की सड़कों पे। लो जी, इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है। कनाडा के नंबर प्लेट की बात करूँ भाई तो काफी न्यू है मेरे लिए, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ना ऊपर ही प्रोविंस का नाम लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है जैसे मतलब मैं सिर्फ मस्ती के लिए अपनी थार का बनवाऊँ। हाँ मतलब मैं बनवा के दे सकता हूँ आपको, है ना। जब आप किसी को ये बोल दो कि अब मैं इंडियन नहीं हूँ, मैं कैनेडियन हूँ, अच्छा। तो उसको नेशनैलिटी से जोड़ ले। हाँ, सही बात बट है। जब मैं बोलता हूँ कि इंडियन नहीं है, कैनेडियन है, मैं जो बलूचिस्तान वाला एरिया है वो बड़ा थ्रिलिंग वाला पार्ट। अच्छा। सो नो डाउट कि बड़ा रफ टेरेन है, वो दूर दूर तक आपको दिख नहीं रहा कुछ भी। अगर आप पेट्रोल डलवाने भी रुक रहे हो तो पेट्रोल पंप नहीं है। तो ये देखो भाई, इसकी बात कर रहा था मैं। रैप दिखाता हूँ आप उससे पहले। मेरे को रैप काफ़ी पसंद आया, काफ़ी डिसेंट सा और एकदम प्रॉपर, एकदम सीक्वेंस में सब कुछ बना हुआ है। एक और चीज़ मैंने नोटिस की, ये आ जाता है भाई $344 प्लस में $4 का है कि रोड साइड असिस्टेंस। लगभग 10 घंटे की फ्लाइट जर्नी के बाद भाई कनाडा की सड़कों पे। लो जी, इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है, जानते होगे आप लोग, राहुल भैया। इनसे मैं मिला था मेरे चैनल पे। जो लोग नहीं जानते उनको बता दूं, उन भैया से मैं मिला था जब हम लोग दिल्ली टू लंदन कर रहे थे और भैया कनाडा टू इंडिया कर रहे थे अपनी गाड़ी पे। हम पेरिस में मिले थे, राइट। पेरिस में मिले तो उसके बाद बात होती रहती थी। नमस्ते अमेरिका सीरीज़ की इन्होंने मुझे बहुत गाइडेंस दी। अभी भी हम वही डिस्कस कर रहे थे। लगभग 1 घंटा हो गया हम लोगों को निकले हुए। भैया आए थे रिसीव करने। थैंक यू सो मच भैया सबसे पहले तो, इतनी दूर आने के लिए। कितने घंटे के पड़ जाते हैं यहाँ से लंदन? 2 घंटे। तो कितना किलोमीटर है? 198 अप्रोक्सीमेटली। घर से अगर देखें एयरपोर्ट 198, तो 200 के आसपास। अच्छा, तो मतलब हाईवेज तो नो डाउट इतने अच्छे ही हैं। और बाकी भाई यूके के बाद वापस से राइट हैंड ड्राइव शुरू हो जाएगा। गाड़ी जैसे ही रिसीव करूंगा मैं हैलिफैक्स में, वापस यूरोप वाला हो जाएगा। जिन लोगों को नहीं पता उन लोगों को भी बता दूं। बाकी भी ऐसा भी मैं ये सब समझ रहा था कि ईस्टर्न कनाडा से वेस्टर्न कनाडा जाने के लिए मुझे क्या रूट लेना चाहिए, कहाँ से निकलना चाहिए, क्योंकि 2 ऑप्शन है उसमें। या तो मैं यूएस यहीं से एंटर कर जाऊँ फिर वापस से कनाडा एंटर करूँ, या फिर सिर्फ कनाडा ही सीधा सीधा चलता रहूँ। बट कनाडा थोड़ा बोरिंग हो जाएगा एज पर भैया। तो उसका रीज़न बताओ भैया क्या है? ओंटारियो पूरा का पूरा बोरिंग है? पूरा मैं नहीं कहूँगा, बट जब आप टोरंटो से निकलोगे ना, जब हाँ, उधर की साइड जाने में, तो आपको समझ लो एक टाइम के बाद ऐसा लगेगा कि आपको पुनर्जन्म लेना पड़ेगा। तब ओंटारियो खत्म होगा। सीरियस बता रहा हूँ आपको। 3 दिन अगर आप ड्राइव करते हो ना, तब जाके बड़ी मुश्किल से आप पहुंचोगे अपने थंडर बे से थोड़ा आगे एक जगह अपने उधर में ओंटारियो में। विनिपेग जो है ये? विनिपेग उसके बाद आता है। अच्छा। जैसे तो टोरंटो से निकलते ही सूसोल्ट मैरी है अपनी एक जगह, वहां तक तो है ठीक। उसके बाद में पूरा बिल्कुल सुनसान। अच्छा। और ये कम से कम आप ये मान के चलो 2 से 2.5 दिन की ड्राइव आपकी और बचेगी अगर आप 8 घंटे डेली ड्राइव कर रहे हो। सो अकेले इंसान के लिए बिल्कुल। आपने तो किया है ना काफी बार? हाँ, देखी है मैंने वीडियोस। गए 1-2 बार मैं खुद भी गया हूँ। बट हाँ, एक नश्योर की बहुत ज्यादा बढ़िया एक्सपीरियंस नहीं रहा। मतलब काफी ज्यादा लंबा है, बोरिंग हो जाता है। तो अभी भैया मेरे से पूछ रहे थे कि मतलब थार में मैंने पीछे बेड क्यों नहीं बनवाया। तो मैं वही बता रहा था कि मैं जितना लाइट ट्रैवल करना चाहता था, कि ये लग रहा था मुझे कि मैं जितना लाइट ट्रैवल करूँगा उतना मेरे लिए इजी रहेगा। मतलब वो हुआ नहीं, नो डाउट, क्योंकि गाड़ी ब्रेक डाउन हुई चाइना में, ठीक है। उसके अलावा भैया पीछे पूरा का पूरा काम कर रहे हैं। मैंने वही पूछा कि आप मतलब करवा रहे हो? तो भैया नहीं, मैं खुद ही कर रहा हूँ। कितना टाइम हो गया इतना, ये जो अभी प्रोग्रेस है इसके हिसाब से? ये मुझे हो गया 1.25 महीना। 1.25 महीने में इतना कर दिया आपने खुद से सब कुछ? इसमें भी प्रॉब्लम कहाँ पे है, इसमें डीजल हीटर लगा लिया मैंने परमानेंट। डीजल हीटर है अब इसमें परमानेंट। अच्छा है बिल्कुल। इसमें डीजल का टैंक लगाया हुआ है मैंने। सो उसकी मुझे जगह नहीं मिल रही थी। अच्छा। प्रॉब्लम क्या होती है, तो डीजल हीटर मतलब डीजल का पीछे टैंक है प्रॉपर हीटर का? अंदर इसके टैंक लगा हुआ है उधर कोने में। अगर आप देखो अच्छा, 7 लीटर तो ये सेफ है? मतलब हमारे काम में क्या ही सेफ है, ट्रैवल में कोई हाँ, ये भी सही बात है। बिना इंश्योरेंस आप ट्रैवल कर रहे हो इतने टाइम, मैं इतने टाइम ट्रैवल कर रहा था। इसमें क्या ही है। नहीं, सही बात है। जितनी ठंड यहाँ पे पड़ती है, जैसे अभी चलो टेम्परेचर बहुत बढ़िया है अभी 2 दिन से, अदरवाइज बहुत ही ज्यादा बुरी ठंड पड़ती है। सो उसमें 2 चीजें हैं। अब जैसे नॉर्मली मुझे होटल्स में रहना नहीं पसंद, सो मैं ये ट्राई करता हूँ कार में कैंपिंग हो जाए। तो उसमें यूँ है कि बाहर अगर आपने लगा दिया, इधर तो फिर भी चलो अलाउ कर देते हैं, जब आप शहरों में जाओगे तो आपको कैंपिंग ही नहीं करने देते। तो मैंने अंदर परमानेंटली फिट कर दिया, अंदर से थोड़ा सा सामान बाहर निकाल के। अच्छा। इसमें परमानेंट 2 किलोवाट का जो अपना डीजल हीटर है वो लगा हुआ। मतलब गाड़ी भी ऑन नहीं रखनी पड़ेगी आपको, रात भर अपना हीटर भी चलता रहेगा। ये मेन कंसर्न यहाँ पे रहता है भाई। अगर आप गाड़ी को कन्वर्ट भी करना चाहते हो ना, तो मेन यहाँ पर जो पॉइंट है वो है ठंड।
ठंड का भी इलाज करना है, क्योंकि वैसे हम देखेंगे इंडिया में भी अगर कार मॉडिफिकेशन होती है तो उसमें लोग क्या करते हैं, पीछे बेल्ट लगवा लिया, लाइट लगवा ली, हो गया पूरा सेटअप कंप्लीट। बट नहीं, यहाँ पर और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। बाकी देखते हैं यार कैसा रहता है। अभी वही सब मेरे को टाइम लगेगा अभी, क्योंकि मेरे लिए बहुत न्यू है कनाडा, और यहाँ का जो टेरेन है, अभी वही भैया बता रहे थे बीच में, कौन सा प्रोविंस था वो व्हीट वाला जो आप बता रहे थे? सिस्कैचुअन करके एक प्रोविंस है, सेंटर में ही पड़ता है कनाडा के। तो बता रहे थे वो लगभग 1000 किलोमीटर की रोड पे सिर्फ और सिर्फ गेहूं की खेती है, व्हीट का सारा फार्म से लेफ्ट और राइट हैंड साइड पे। तो मैं वो ना एक माइंड में प्रिपेयर कर रहा हूँ खुद को कि मैं कैसे ड्राइव करने वाला हूँ, क्योंकि अभी तक का जो मेरे को सबसे बोरिंग एक्सप्रेसवे हाईवे लगता था वो मुंबई एक्सप्रेसवे और लखनऊ एक्सप्रेसवे इंडिया के लगते थे। बाहर तो चलो आपको सीनिक व्यूज थोड़े थोड़े मिल जाते थे यूरोप में, यूके में, बट यहाँ नहीं है भाई ऐसा। अब देखते हैं, चलो छोटा सा स्टॉप लिया है भाई। बाकी ये विंडशील्ड को थोड़ा सा अवॉइड करना, टूट गई है, इसको चेंज भैया। वैसे मतलब यहाँ पे इशू नहीं होता चलान वगैरह का? मैंने सुना था यार कहीं, तो जब मैं ये ट्रिप शुरू कर रहा था मुझे किसी ने बोला था कि वो कैरी कर लो इसका मिरर, फ्रंट मिरर, वरना अगर टूट गया तो उसका चलान हो जाएगा। सुना तो मैंने भी था वैसे, बट मैं इसको लेके यूएस कनाडा सारा घूम लिया। हाँ। किसी ने नहीं पूछा आज तक। तो हो सकता है, पता नहीं, यहाँ पे पुलिस बिना बात परेशान नहीं करती। हाँ। अगर आप ठीक हिसाब से चल रहे हो ना, हाँ। ऑलमोस्ट आप ये मान के चलो, अगर आप 3 महीने यहाँ पे रोड पे हो, देयर इज ऑलमोस्ट 0% चांस कि कोई आपको रोकेगा। मार के लाइसेंस प्लेट देख के ना रोक ले, वो एक अलग बात है, वरना यूं नहीं है कि रात चलते हुए बिना बात परेशान कर लिया कुछ ना। नॉर्मल ऐसे नहीं है कि रोक के आपको कहीं पे पूछने लग जाएंगे, 10 चीज़ों इजीली छोड़ देंगे। आप कुछ गलत करोगे तभी रोके जाओगे। हाँ, मतलब नॉर्मली अगर रोक भी लिया, और खासकर जो ट्रैवलर होते हैं, कार से रिलेटेड सवाल पूछ लिए, चलो जाओ, अननेसेसरी ट्रबल नहीं देते। ओके, क्या पियोगे बताओ? कोल्ड कॉफी। वेलकम टू टिम हॉर्टन, मे आई हेल्प यू? कनाडा के नंबर प्लेट की बात करूं भाई तो काफ़ी न्यू है मेरे लिए, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ना ऊपर ही प्रोविंस का नाम लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है कोड वगैरह का, प्रॉपर पूरा प्रोविंस का नाम लिखना ये मैंडेटरी है। हाँ। कि लिखना ही लिखना है। यूएस और कनाडा में बिल्कुल ऐसे ही मिलेंगी आपको सारी लाइसेंस प्लेट, स्टेट या प्रोविंस का नाम, और प्लस में अप टू 8 डिजिट्स की अपनी जो भी होती है लाइसेंस प्लेट। अच्छा, 2 मिनिमम 8 मैक्सिमम। तो जैसे अपने उधर आरटीओज होते हैं, तो यहाँ पर टोटल 10 ही हैं, जैसे 10 प्रोविंस हैं और 3 इनके टेरिटरीज हैं ना कनाडा। हाँ। में तो 10 जो इसकी प्रोविंसेस हैं, 10 ही टाइप के नंबर प्लेट्स मिलेंगी। हाँ, 10 ही टाइप, मतलब सिटीज के बेसिस पे कुछ भी डिफरेंस नहीं है, कुछ भी नहीं है किसी भी टाइप का। अच्छा, यूएस में भी सेम है, स्टेट की एक लाइसेंस प्लेट होगी। लाइसेंस प्लेट देख के आप नहीं पता लगा सकते कौन से शहर की है गाड़ी। कोई भी 2 डिजिट से लेके 8 तक का कोई भी नाम, नंबर, कुछ भी हो सकता है। अच्छा, 2 मिनिमम, मैक्सिमम 2। और इस पे वो नाम वाला जो आता है वो इजी होता है कि यहाँ मैंने बहुत देखा कनाडा यूएस में। $150 आप पे करो, जो मर्जी ले लो, ऑफेंसिव नहीं होना चाहिए। अच्छा जी, सेम किसी और के पास हुआ तो एक और अच्छी तो नहीं मिलेगा, जैसे ऑनलाइन है। हाँ, तो इसमें वो नहीं है किसी भी तरह का आपने बिड डालनी है, ऑनलाइन जाओ, उसमें टाइप करके देख लो, राइट अवे बता देगा अवेलेबल है। अच्छा, नाइस यार, मतलब किसी को अपना नाम करवाना तो सिर्फ $150, सिर्फ $150, 150 प्लस टैक्स की मिलती है वो। टेम्परेरी बनवा सकता है कोई? टेम्परेरी जैसे मतलब मैं सिर्फ मस्ती के लिए अपनी थार का बनवाऊं? हाँ, मतलब मैं बनवा के दे सकता हूँ आपको। लाइसेंस प्लेट तो यहाँ पे जो लाइसेंस प्लेट है, वो है आपके लाइसेंस के साथ में। अच्छा, कार के साथ नहीं। अगर आपने बेचनी, अपनी प्लेट उतार लो, अच्छा, नई गाड़ी लिए अपने लिए, उसके ऊपर लगा लो। एक और चीज यहाँ पे खास अपने वहां से जो बहुत ज्यादा डिफरेंट, गाड़ियों पे रोड टैक्स नहीं है। अच्छा, हाँ, टैक्स ही नहीं लगता गाड़ियों पे? आरसी की टोटल फीस है $70, अप्रोक्सीमेट में नंबर्स बता रहा हूँ। और अगर खुद की प्लेट आपने लेनी है तो 150 से 300 के बीच में, दैट्स इट। तो यहाँ पे वो नहीं है कि गाड़ी इतने की उस पे 8% आपने पे करना है ना। मतलब ईयरली आप करो। वैसे गाड़ी तो प्राइवेट व्हीकल का तो एक साथ ही जाता है रोड टैक्स, उसका ईयरली बेसिस पे थोड़े जाता है, तो कमर्शियल व्हीकल्स का होता है। पर ये चीज बढ़िया लगी यार, मतलब रोड टैक्स ही नहीं देना, बताओ। मतलब जब आप गाड़ी खरीद रहे हो इनिशियली, तो वहाँ बिल्कुल भी रोड टैक्स नहीं देना। कमर्शियल व्हीकल्स का हर साल जाता है रोड टैक्स, क्योंकि उससे बेसिकली वो लोग अर्न कर रहे हैं। बट प्राइवेट, इंडिया की बात कर रहा हूँ, प्राइवेट व्हीकल का कोई रोड टैक्स नहीं होता है, मतलब एक साथ जाता, सॉरी, जब आप खरीदते हो नई गाड़ी तो। बट यहाँ पर ये भैया कह रहे हैं खरीदते कोई रोड टैक्स ही नहीं देना। रोड टैक्स नहीं है, सिंपल अपने जो है $300 आप पे करो, 370 लेती है डीलरशिप ऑल टुगेदर। प्लेट आपको लगा के देंगे वहां से। इससे पहले आई थिंक 2 साल पहले तक ये था, साल के $120 आपसे लेंगे रिन्यू करने के लाइसेंस प्लेट। अब इन्होंने वो भी बंद कर दिया। तो कोई ऐसा फिक्स एक्सपेंस नहीं है। एक बार आपने कार ले ली, आपने प्लेट लेके रखो, दोबारा नई कार ली, उस पे लगा लो, $70 पे करने। बताओ, ये सही है। थोड़ा सा ये लगता है कि हाँ, लूट नहीं हो रही, कि टैक्सेस भी पे करो, फिर रोड का भी पे करो, फिर टोल भी आप पे करो। वहाँ पे थोड़ा सा ये लगता है
क्या चलो तो ठीक है। वैसे थार का बताओ तो पॉसिबल है। देखो मैं मेरे उससे लाइसेंस प्लेट बनवा के दे सकता हूँ। बट फिर मेरी गाड़ी अगर कहीं उन्होंने रोकी, देखो कार पे तो लगाओगे नहीं आप, वो तो हम्म। बिल्कुल ही नहीं लगानी चाहिए, अच्छा। क्योंकि यहाँ पे जो इंटरसेप्टर है ना उनके ऊपर हम्म, लाइसेंस प्लेट हम्म, रीडर लगे हुए हैं। हम्म, सो राह चलते जैसे अगर मान लो पुलिस ने नहीं भी रोका आपको, हम्म। तो भी वो राह चलते स्कैन करते हैं लाइसेंस प्लेट्स को। तो अगर वो लेफ्ट राइट किया, उन्हें दिख गया कि हाँ कार बाहर की और लाइसेंस प्लेट दूसरी, तो प्रॉब्लम आएगी। अच्छा, हाँ ये बट दिक्कत वैसे है। वैनिटी प्लेट बनवा लेते हैं आगे रखने को एंड ऑल दैट, वो अगर चाहिए वो मैं आपको बनवा के दे सकता हूँ। अच्छा, तो वैसे मतलब अच्छा एज अ सोवेनियर भी तो बनवा के रख सकता हूँ फिर, उसमें ऐसा कुछ नहीं मैं ले जाऊँ इंडिया तो मतलब वो वेस्ट हो गई प्लेट, ऐसा कुछ नहीं होता है? Who cares? $150 अच्छा, की नहीं मतलब आपके नाम पे वो कोई प्लेट ऐसे रजिस्टर्ड है तो गवर्नमेंट आपसे पूछेगी ये प्लेट का, ऐसा कुछ भी नहीं मेरे है? पास 8 प्लेट है टोटल। अच्छा फिर ठीक है कोई भाई, नहीं चलो पूछेगा कि हाँ, एक फिर ये भी चीज ऐड ऑन हो गई मेरी, यहाँ से पक्का लेके जाऊंगा मैं थार की एक ना, ऐसे थार लिखवा के प्रॉपर नंबर प्लेट, और फिर वो हमेशा मेरे पास रहेगी अपने रूम में कि हाँ चलो महिंद्रा थार की मैंने एक नंबर प्लेट कनाडा में बनवाई थी, थार लिखा हुआ है उसके ऊपर। इसमें अगर एक और भी चीज है, अगर आप यूएस में जाते हो बहुत सारे लोग हैं जो कि वैनिटी प्लेट्स वैसे बना के देते हैं। थैंक यू। अब वैनिटी प्लेट्स का आप क्या कह रहे हो? वैनिटी प्लेट बना के ना वो आपको देते हैं, कोई किसी भी स्टेट या प्रोविंस की बनवा लो आप। अच्छा सो उसमें ये झंझट भी नहीं है, इससे भी सस्ती पड़ेगी वो आपको। अच्छा, यू कैन कीप इट विद यू। ओके। चाहे सारी स्टेट्स की अलग अलग बनवा लो, नो इश्यूज। हाँ, चलो देखते हैं भाई, कनाडा या यूएसए कहीं से तो बनवा के लेके जाऊंगा, बट उससे पहले गाड़ी भाई अभी देखते हैं। 15 का है वैसे इन लोगों का कि 15 को गाड़ी पहुंच रही है हैलिफैक्स, थैंक यू। ठीक है, और उसके बाद कट ऑफ टाइम 17 का है, तो 17 होपफुली नहीं 17 में नहीं, उसके बाद कस्टम क्लियरेंस वगैरह शायद एक दिन लगेगा, तो 18 मान लो 18 तक गाड़ी आ जाएगी। बाकी भैया ने सजेस्ट किया टिम हॉर्टन्स की, कौन सी है ये? मोका इसका मोका आइस, लेट्स ट्राई भाई। मैंने टिम हॉर्टन्स का भी एक्सपीरियंस नहीं किया, यूके में भी मुझे चांस मिला था, इंडिया में तो मुझे जाना ही नहीं था, फिर मैं सोचा नहीं यार कनाडा जा रहा हूँ, कनाडा से ही है टिम हॉर्टन्स, में कनाडा ही ट्राई करूँगा। यहाँ पे एक चीज का आपने बड़ा ध्यान रखना है, स्टॉप साइंस। ओके। हाँ, ये एक बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव चीज है। जिसका राइट ऑफ वे है ना वो बिल्कुल आंख बंद करके चल रहा है, ये लगा लो। बिल्कुल 1% भी नहीं देख रहा वो। अगर सिग्नल ग्रीन है मेरा तो आंख बंद करके वो वहां से निकल रहा है। अगर आपने कोई स्टॉप साइन मिस कर दिया ना, देयर इज 100% चांस की एक्सीडेंट होएगा। अभी पीछे एक बहुत ज्यादा बेकार एक्सीडेंट हो गया था अपने। अच्छा। ट्रकर है अपने इधर नोवा स्कोशिया साइड में। अच्छा, नहीं वो तो यूएस में भी हुआ था ना एक? यूएस में भी हुआ था, यहाँ का एक बहुत ज्यादा अभी भी बड़ा उसके ऊपर यहाँ पे बहुत चलती रहती है। अच्छा। उसमें ड्राइवर से स्टॉप साइन मिस हो गया। हाँ। और जो ट्रक है वो जाके लगा मेन रोड पे, स्कूल बस जा रही थी। हाँ। उसमें हॉकी की टीम थी पूरी, तो 16 बच्चे मर गए थे उसमें। ओ भाई, सो जब भी ड्राइव करो, गलती मतलब ट्रक वाले की थी? हाँ, स्टॉप साइन मिस हो गया और जो अच्छा, मेन रोड अच्छा। पे वो बिल्कुल अंधाधुंध चलता है। स्टॉप साइन कैसे, मतलब आप देखो, ये जो भी अपना सीधा रोड है, सिंपल कोई भी स्ट्रीट अगर सीधी जा रही है, हाँ। उस पे साइड में जितने भी इंटरसेक्शन, कोई भी छोटी गली मिल रही है हाँ। या कोई भी रोड, उन पे होगा स्टॉप साइन। अच्छा जो मेन रोड पे जा रहा है उसका राइट ऑफ वे है मोस्ट ऑफ द केसेस है। अच्छा तो आप वहीं पे रुके रहोगे जब तक वो जो मेन रोड है वो सेफ क्लियर नहीं हो जाता है, सेफ नहीं है। अच्छा। तो अगर आपने वो गलती से मान लो मिस हो गया, नॉर्मली हमें आदत नहीं होती, जब मैं शुरू में आया तो मेरा ड्राइव टेस्ट था उसमें मेरे से मिस हो गया था। अच्छा। अब सीधे आ गए मेन रोड पे। अच्छा। और मेन रोड वाला चले जा रहा है आंख बंद करके, उसको ध्यान नहीं है बिल्कुल। अच्छा, मतलब फॉर एन एग्जांपल जैसे ये अभी हमारा चल रहा है हाईवे, मैं चल रहा हूँ और यहाँ पर कोई इंटरसेक्शन है, तो मेरे को जाना है कि मुझे रुकना है उसके लिए? आपका राइट ऑफ वे, मेरा राइट ऑफ वे है। उनके साथ स्टॉप साइन लगा मिलेगा। अच्छा, ओके। और हर जगह मिलेगा, कहीं भी चले जाओ। हाँ। छोटे से छोटे जो अपने गांव है उनमें भी जाओगे, हाँ। स्टॉप साइन आपको हर जगह मिलेगा। ओके, समझ गया, अब समझ गया। तो भाई ये सारी चीज़ें मुझे बहुत ध्यान रखना पड़ेगा सीरियसली। मतलब यूरोप में भी है बट मुझे नहीं लगता कि इतने स्ट्रिक्ट रूल्स या फिर इतने स्ट्रिक्टली फॉलो किए जा रहे होंगे यूरोप में, राइट? आप तो यूरोप में भी ड्राइव कर ही चुके हो। रूल्स वहाँ पे भी फॉलो करते हैं, बट यहाँ पे जो सबसे बड़ा रिस्क है ना वो ये कि यहाँ पे लोग जो है उनको उनका फेवरेट टाइम पास है सू करना। सो इस कंट्री में कॉफी पीते टाइम मुंह जल गया तो केस फाइल कर दिया, और छोटी मोटी गलती किसी से हो गई तो वो ऐसा जो केस है लो सूट है वो फाइल कर दिया। तो अगर आप ड्राइव कर रहे हो और कहीं पे गलती से भी किसी के छोटी सी भी अगर चोट लगी ना, वो पक्का 110% लो सूट है वो फाइल करेगा। अच्छा। आप जब उधर जाओगे ना यूएस साइड में, तो आपको दिखेगा अपने जैसे वेगस साइड में आप जाओगे, 8, 10, 15 किलोमीटर राइट साइड में बोर्ड ही लग रहे हैं लॉ फर्म्स के पर्सनल इंजरी वालों के। अच्छा। अब इसमें होता क्या है, जो पर्सनल इंजरी वाले लॉयर्स हैं वो काम करते हैं कंटीजेंसी बेस पे। तो अगर आपको सेटलमेंट मिली तो उसका 30% हमारा,
सो दे विल गो अबव बियॉन्ड एंड अंडर टू मेक श्योर कि जो भी कह रहा है कि मेरे चोट लगी उसको जो है सेटलमेंट वो मिले। अच्छा सो नॉर्मली जैसे मान लो मैं चल रहा हूँ, आपसे मेरी टक्कर लगी, थोड़ी बहुत तो हो सकता है मैं छोड़ दूंगी, चलो छोड़ दो, बट जैसे ही कोई आपको लॉयर दिख गया जो सामने से कह रहा है हाँ भाई किसी के चोट लगी हो तो मुझे बताओ, मैं कंपनसेशन दिलवाऊंगा। अच्छा। तो मैं भी कहूंगा मेरी जेब से कौन सा पैसा जा रहा है, एक काम कर भाई डाल सामने वाले पे केस। अब वो $2-3 लाख का जो लॉ सूट है वो फाइल करेंगे। मान लो आपकी इंश्योरेंस ने, जो नॉर्मली इंश्योरेंस करता है ये बड़े मामले सेटल, उसने $1-2 लाख का सेटलमेंट दे भी दिया, 30% लॉयर का बन गया। सो एग्रेसिवली पीपल जो है वो रोड पे चलते चलते ये बड़ा करते हैं, स्लिप होके गिर गया बर्फ पे तो लॉ सूट फाइल कर दिया, कॉफी गर्म थी मुंह जल गया तो कर दिया। तो ऐसी जो प्रोफेशन है मतलब एक तरीके का। हाँ मतलब क्यों है कि फेवरेट टाइम पास है यूएस कनाडा में। चलो भाई मतलब इस चीज से बचना है मेरे को, मतलब यहाँ पे दिस इज समथिंग आई वुड से कि रोड पे बड़ी सेफ्टी की जरूरत है। बाकी और एकदम सुपर चिल है, इट्स गोइंग टू बी सुपर गुड। इधर पे आप जाओगे जो भी अपने ब्रिटिश कोलंबिया साइड में वो सारा खाली पड़ा है आधा रास्ता जो है बीच का। अच्छा ब्रिटिश कोलंबिया अपना जो फाइनल प्रोविंस पड़ेगा टुवर्ड्स मैं वेस्टर्न साइड जब जाऊंगा ना। रियली डिपेंड्स, अगर आपने उससे भी आगे जाने हो, फॉर एग्जांपल अगर आप यूकोन साइड में जा रहे हो तो वो एक बढ़िया ड्राइव आपकी हो सकती है। यूकोन जो अपना सेंट्रल पार्ट पड़ता है ना, और ऊपर पड़ता है ये अपने अलास्का साइड में। अच्छा 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 अच्छा। सो यहाँ से अगर आप जाओ तो बिल्कुल कोस्टल अपनी सिटी है वो तो वैंकूवर हो गई, उससे और आगे आपने जाना है वैंकूवर आइलैंड हो गया। अच्छा। उससे ऊपर चल पड़े अगर आप नॉर्थ तो फिर अपना यूकोन है वो प्रोविंस पड़ता है। वो यहाँ से भी ज्यादा ठंडा है, विंटर्स में -50 -40 पहुंच जाता है कई बार। बट यार इस बार जो मेरा प्लान है, वैसे ये तो टेरिटरी है ना यूकोन, और ये टेरिटरीज हैं या फिर प्रोविंस में ही आते हैं? आई बिलीव यूकोन प्रोविंस है। उसके अलावा ये मैंने मेरे सिटीजनशिप का टेस्ट हुआ था तब मैंने याद किया था, अब मैं भूल गया हूँ पूरा। अच्छा अच्छा। नहीं यूकोन तो प्रोविंस ही है। अच्छा यूकोन प्रोविंस है, तो फिर बाकी के दो भी प्रोविंस ही हैं। नॉर्थ वेस्ट टेरिटरी है और एक अपना हाँ नॉर्थ वेस्ट है एक नूनावट है शायद। यूकोन भी टेरिटरी है वैसे, है ना? हाँ नॉर्थ वेस्ट टेरिटरी, नूनावट ओके, नूनावट एंड यूकोन, ये 3 टेरिटरीज हैं। बाकी टोटल 10 प्रोविंसेस हैं भाई। तो 10 प्रोविंसेस में जो फाइनल प्रोविंस पड़ती है वो आपकी पड़ती है ब्रिटिश कोलंबिया, जिसमें आपका वैंकूवर पड़ता है, राइट? जहाँ से फिर मैं एंटर कर जाऊंगा अपना यूएस से। इसमें एक और जगह भी है वैंकूवर आइलैंड। अच्छा। अगर उधर आपने जाना हो तो वैंकूवर आइलैंड। हाँ अच्छा। काफी अच्छी जगह है, वो जाती है फेरी जाती है वहाँ, कार रख के ना उस पे ले जाओ, 1-2 दिन वहाँ पे रुकना हो तो। ओके। बहुत ज्यादा एक्सप्लोर करने का बहुत ज्यादा नहीं है, बट कुछ एक अच्छे बीच है। अच्छा तो यहाँ से जैसे मैं ईस्ट से वेस्ट ट्रैवल करूँगा तो सारे मेरे प्रोविंस हो जाएंगे? सारे तो नहीं होंगे, बीच ये में टेरिटरीज नहीं जा पाऊंगा शायद। मैं हाँ। टेरिटरीज नॉर्थ में पड़ती है ना, ये तो नॉर्दर्न। बिल्कुल ही नॉर्थ में पड़ती है, उधर तो ज्यादा ठंड है। हालांकि हाँ अभी भी ठंडी है वैसे। हाँ मतलब फ्लाइट से भी जब मैं एंटर हुआ तो उधर अपना ये नोवा स्कोशिया साइड पे सारी बर्फ ही थी। बहुत ज्यादा बर्फ। मैंने इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था। नोवा स्कोशिया का तो नहीं पता टू बी ऑनेस्ट अभी के लिए, बट अपने इधर जाते हैं ओंटारियो में, आप यहाँ से 1000 किलोमीटर और चले जाओ ना नॉर्थ साइड में, कल ही बर्फ पड़ी है वहाँ पे। अच्छा हाँ मतलब काफी ज्यादा स्नो थी ऊपर से, मैं देख रहा था ना भाई। बाकी यार टोटल मैं बता रहा था ना 10 प्रोविंसेस हैं, तो उसमें 2 प्रोविंस ऐसे थे। एक तो अपना था न्यू एडवर्ड करके, प्रिंस एडवर्ड आइलैंड। हाँ प्रिंस एडवर्ड आइलैंड, और एक वो जो वहीं पर एक छोटा सा ब्रंसविक भी है, न्यू ब्रंसविक तो जाऊंगा ही जाऊंगा, वो तो रास्ते में ही पड़ेगा ना वो तो। दूसरा बच के न्यू फाउंडलैंड है। हाँ लेब्राडोर एग्जैक्टली। तो ये दोनों छोटे छोटे आइलैंड टाइप के हैं और ये दोनों अलग प्रोविंस है। तो मैं यही सोच रहा था यार जब 8 कर ही रहा हूँ तो फिर 2 ये भी कंप्लीट कर ही लेंगे गाड़ी रिसीव करते ही। तो हैं भी छोटे छोटे से, तो वही भैया से पूछा था वहाँ पर कुछ है कि नहीं है, तो बता रहे हैं कि नॉर्मल है, मतलब अच्छा सीनिक व्यू है, तो जाके कवर कर लेंगे वो भी एक दिन अच्छे से करके। तो जब निकलेंगे कनाडा से फाइनली तब ये होगा कि चलो 10 के 10 प्रोविंस हो गए हैं, सिर्फ 3 टेरिटरीज रह गई हैं। पर ऐसा नहीं कि एकदम टच एंड गो कर रहा हूँ, ऑब्वियसली बीच में 1-2 प्रोविंसेस ऐसे पड़ेंगे जिनको मुझे सीरियसली ऐसे टच एंड गो ही करना पड़ेगा। रीजन बीइंग उसमें कुछ है नहीं, ठीक है, बट ट्राई करूँगा कि जितना मतलब मैं एक्सपीरियंस कर रहा हूँ उतना आपको भी करवा दूँ। नाइस, अच्छी है ना? या मतलब आपकी सजेशन थी पर्सनली, आपको पसंद है ऐसा? नहीं मैं कहूँगा नॉर्मली यहाँ पे मजाक बनाते हैं इस चीज़ का। अच्छा। कि आप कनाडा आए हो 3 चीज़ें जरूर ट्राई करो, एक ये, एक अपनी फ्रेंच वनीला, और एक तीसरी जो नॉर्मल कॉफी होती है अपने यहाँ टिम हॉर्टन्स में। ओके मतलब टिम हॉर्टन्स की ये 3 चीजें जरूर ट्राई करो। हाँ ओके। फ्रेंच वनीला इज आल्सो गुड, बहुत ज़्यादा बढ़िया, बस मीठ ही ज़्यादा है वो।
ओके नहीं यार अच्छी है नो डाउट काफी अच्छी है। बाकी भैया इंडियन है वो तो आप लोगों को पता चल ही गया होगा भाई, भैया के पास है कैनेडियन पासपोर्ट। तो अभी ऐसे मैंने एक क्वेश्चन पूछा है कि इंडिया के लिए आपको वीजा लेना पड़ता है कि लेना पड़ता है, तो भैया बता रहे हैं अभी रिसेंटली आपको कुछ फाइन वगैरह लगा है, ऐसा क्यों, रीजन? जब मैं मेरे ट्रिप पे गया ना तो बहुत सारे कमेंट्स मेरी वीडियोस पे भी आ रहे थे। अच्छा हाँ, तो मेन जो होता है ना, जब आप किसी को ये बोल दो कि अब मैं इंडियन नहीं हूँ, मैं कैनेडियन हूँ, अच्छा तो उसको नेशनैलिटी से जोड़ लेते हाँ 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 सही बात बट है। जब मैं बोलता हूँ कि इंडियन नहीं है कैनेडियन है, मैं बात कर रहा हूँ जो नेशनैलिटी वैसी है, हाँ, वो जो डॉक्यूमेंट्स में है। हाँ 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 सो आपकी बार मेरे साथ इंसिडेंट हुआ, मैं इंडिया गया था, वीजा लेना पड़ता है हमें। हाँ, हाँ। सो 2 ऑप्शन है आपके पास, या तो आप OCI अप्लाई करो, हाँ, उसमें एक लाइफ टाइम का वीजा आपको मिल जाता है, बट उसका प्रोसेस बहुत ज्यादा लंबा चौड़ा है। अच्छा तो नॉर्मली मैं जब भी जाता हूँ तो मैं ले लेता हूँ वीजा। तो 2 अच्छा। टाइप के हैं, ई वीजा हो गया और एक अपना पेपर जो अपने स्टिकर लगता है हाँ पासपोर्ट हाँ पे, हाँ वो। हाँ सो नॉर्मल किसी भी कंट्री में, जैसे आपके पास कनाडा का वीजा है, तो अपने यहाँ पे रेगुलेशन ये है कि आपका वीजा जब तक वैलिड है, उससे अगर आप 1 दिन पहले भी यहाँ पे आए तो भी आपको एंट्री पे अप टू 6 मंथ्स मिलते हैं यहाँ पे रहने के। अच्छा तो वीजा अगर एक्सपायर हो भी गया तो भी आप यहाँ पे रह सकते हो। अगर मेरा कैनेडियन वीजा एक्सपायर हाँ, जैसे मान लो आपका वीजा कल एक्सपायर हो रहा होता है और हाँ, आप हाँ। आज एंटर करो, हाँ। तो भी आपको रहने की जो परमिशन है वो 6 महीने की मिलेगी। ओके बट इंडिया में ये रूल बहुत ज्यादा अलग है। इंडिया में रूल ये है, मैंने ई वीजा अप्लाई किया और मान लो वो वीजा 1 साल के लिए वैलिड है, उस 1 साल के बीच बीच में 6 महीने जो है वो आपको मिलेंगे। हाँ 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 अब मुझे ये नहीं पता था। अच्छा मैं इंडिया गया और मेरा वीजा एक्सपायर हो रहा था, बट मुझे लगा अप टू 180 डेज का है, मैं रह लूंगा यहाँ पे। हाँ और इंडिया बहुत कम कंट्रीज में से है जिनमें एग्जिट बॉर्डर भी है। जैसे आप यहाँ पे जाओगे ना तो हमारे एग्जिट बॉर्डर नहीं है। अच्छा तो यहाँ पे जाते टाइम कोई पासपोर्ट चेक नहीं कर रहा, आपको आपकी फ्लाइट बुक करो और निकल जाओ। हाँ हाँ बट इंडिया में आपको पता है स्टैंप लगाते हैं आते एग्जैक्टली हाँ वहाँ उन्होंने मुझे रोक लिया। अच्छा मुझे पड़ा 10,000 रुपए का फाइन, अच्छा इंडियन रुपीस इंडियन रुपीज। मेरे पास अच्छा। घर पे रसीद रखी है अच्छा इस बात का कि आपने ओवर स्टे किया हुआ है यहाँ पे। अच्छा 10 दिन का ओवर स्टे था, उसका $150 अप्रोक्सीमेट उन्होंने 10,000 रुपए मेरे से फाइन लिया। अच्छा तो इसलिए बोलता रहता हूँ भाई मैं कि हम इंडियन नहीं है जो बाहर आके पासपोर्ट बदल लेते हैं, क्योंकि इंडिया जो है वो ड्यूअल नेशनैलिटी देता नहीं। और एक बार जब नेशनैलिटी बदल ही गई तो इंडिया भी नहीं आपको काउंट करता इंडियन में। तो टोटल 10 दिन। अब ये चीज मुझे उस टाइम पे थोड़ा सा वो लगी थी। नॉर्मली अगर आप यहाँ पे ओवर स्टे करो ये आपको वार्निंग दे के छोड़ देते हैं। अच्छा। इंडिया नहीं छोड़ता बिल्कुल भी। हाँ लिए उन्होंने 10,000 रुपए पूरे अच्छा बाकी ये चीज़ ऐसा नहीं कि हम पहले डिस्कस करके कर रहे हैं भाई, मैंने भी फर्स्ट टाइम आपके साथ साथ ये स्टोरी सुनी है। और मुझे भी एक चीज़ ऐसी याद आई, जापान का भी सेम यही सीन है। जापान में जैसे जापान का मेरा वीज़ा था तो उस टाइम पे मेरा प्लान हो रहा था कि मैं जाऊँ ना जाऊँ, क्योंकि वैलिडिटी कुछ पड़ रही थी ऐसे करके, और यूएस से ट्रिप बीच में आ रही थी यही वाली। Okay. तो उसमें ऐसा था कि लास्ट डे से 1 दिन पहले भी अगर आप एंटर करते हो तो आप 15 डेज अगर स्टे मिला आपको 15 डेज रह सकते हो। ठीक है। बट कुछ ही कंट्रीज ऐसी हैं जो ये चीज करती हैं, जो जैसे एक इंडिया। हाँ इंडिया ने जो आप इंडिया का रूल है, जैसे कि हमको जो उनकी वैलिडिटी है उसके बीच बीच का स्टे सेम यूरोप का है। यूरोप में भी अगर 6 मंथ्स की वैलिडिटी है और 1 मंथ का स्टे है तो वो 1 मंथ जो आपको 6 मंथ्स के अंदर ही खत्म करना है। हाँ वो एक्सीड नहीं करना चाहिए। हमें यूं नहीं पता था ना, जैसे यूरोप का वीजा नहीं लगता। हाँ जो मेरा पहली बार है कि हमें वीजा लगा के कहीं पे गए और लंबा हाँ। रुक के आया हूँ। हाँ तो उसके बाद बिल्कुल मुझे कोई आइडिया था नहीं। मैंने उनको भी बोला, मतलब नहीं पता था मुझे। तो कह रहे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पता था या नहीं पता अच्छा। था, रुपए तो 10,000 ही देंगे। बट वैसे कैनेडियन पासपोर्ट पे मतलब बहुत कंट्रीज का है ना वीजा फ्री। 185 का 185 यूएस से भी बेटर रेटिंग है पासपोर्ट की हमारी। अच्छा जी। यूएस में 184 है यूएस के पासपोर्ट पे, हमारे वाले पे 185 है। बट इंडिया नहीं, इंडिया के लिए नहीं पड़ेगा। ई वीजा लेना पड़ता है। हाँ, वो भी अच्छा, इनकी अच्छा। लड़ाई हो जाती है, वो भी बंद कर देते हैं। गवर्नमेंट्स की आपस में थोड़ी सी हुई है। हाँ, सबसे हाँ, पहले हाँ, यही करते हैं, ई वीजा बंद हो हाँ, जाता है। बट सही। जो पेपर वीजा है वो ठीक है, वो चल जाता है। जब पिछली बार जब हम गए ना इंडिया वाली रोड ट्रिप पे, तो अब इसमें भी कंडीशन ये है, अगर आपने फ्लाइट से आना है तो ई वीजा भी आपका चलेगा। बट अगर आपने आना है बाय रोड, जैसे अच्छा। पाकिस्तान साइड से, हाँ, 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 पिछली बार मैं पाकिस्तान से आया था, हाँ, हाँ, तो उसमें हाँ, मैंडेटरी है कि पेपर वीजा होना चाहिए आपके हाँ। पास। तो वो अप्लाई किया हमने इटली में, अच्छा। सॉरी स्पेन में। हाँ, हाँ। एंड वो एम्बेसी वाले सुपर नाइस पीपल। अच्छा। मैंने उनको बताया मैं कि ऐसे ऐसे मैं ट्रैवल कर रहा हूँ, रियल में मुझे अभी चाहिए वीजा। हाँ। 1 रात में दे दिया उन्होंने। अच्छा जी। आप पासपोर्ट दे जाओ, सुबह प्रिंट निकाल के मैं आपको दे देती हूँ। हाँ। सुबह 8 या 9 बजे मैं वहाँ पे गया, उन्होंने उठा के मेरा पासपोर्ट दे दिया। हाँ ये तो इसमें भी रशिया में अलग-अलग भी सेम visas है। अब रशिया बाय रोड एंटर किया आपने? नहीं, मैं नहीं गया, ऊपर नहीं गया उस टाइम। अच्छा, अच्छा। और नीचे नीचे चले गए यूरोप से, और सीधा अपने वो जो है ना, हाँ, क्या नाम हाँ। है उसका, बलूचिस्तान से होते हुए एक एस पे नाम है ना, कंट्री कौन सा है? स्कोपजे, नहीं, वो तो कैपिटल है ना उसकी।
नहीं, कहाँ की बात कर रहे हो आप? अपने यूरोप में ही, नीचे नीचे जैसे नॉर्थ मैसेडोनिया, उसी अल्बेनिया, के आसपास कोसोवो, स्लोवाकिया है ऐसा। स्लोवाकिया। हाँ स्लोवाकिया, हाँ, हाँ, उधर से हाँ। होते हुए और फिर सीधे हम टर्की, ईरान, अच्छा, पाकिस्तान टर्की, और ईरान, उसके बाद- पाकिस्तान होते हुए। ओके ओके ओके। हाँ, मतलब रशिया का भी सेम नहीं सीन है। रशिया में भी जैसे आप लोगों को, जो लोग देख रहे हैं वीडियोस पहले से, उनको पता होगा, रशिया में मतलब एज पर इंडियन, अगर इंडियन पासपोर्ट होल्डर्स हैं, उनको 2 ऑप्शन होते हैं, या तो स्टिकर वीज़ा या तो पेपर वीज़ा। Okay. पेपर वीज़ा बहुत मतलब बजट फ्रेंडली है, और स्टिकर वीज़ा बहुत एक्सपेंसिव है। 18,000 का स्टिकर वीज़ा है, वो सिर्फ 3,000 का है, और वो उसमें लगता है लगभग 15 दिन, और इसमें पेपर वीज़ा में आ जाता है 2 दिन में। बट अगर आपको बाय रोड एंटर करना है रशिया, तो उस केस में आपको स्टिकर वीज़ा ही लेना पड़ेगा, स्टिकर लेना पड़ेगा। हाँ, सेम वैसे इंडिया का। वैसे पाकिस्तान का एक्सपीरियंस कैसा था? वेरी गुड, मजा आया? जेन्युइनली, मतलब ये कह सकते हैं जब भी आप उधर पे रहते हो नहीं पता चलता हाँ। यहाँ पे दोनों कंट्रीज के बीच में कोई तू मैं भी है, हाँ। ये भी नहीं पता चलता, कल्चर अलग है किसी भी तरह से। अच्छा। सुपर नाइस पीपल, नॉर्मल जैसे लोग होते हैं सब, हम्म। हर इंसान की वही जो डेली दिनचर्या वाली चीजें, 2 टाइम की रोटियों के पीछे लगे हुए हैं सब। वेरी गुड एक्सपीरियंस। कई सारी- बलूचिस्तान भी गए थे ना? हाँ बलूचिस्तान, बट उधर जाने ही नहीं देते वो इधर उधर। अच्छा तो जब आप ईरान से एंटर करते हो तो उसके बाद वो ले जाते हैं आपको पुलिस स्टेशन में। अच्छा। वेरी गुड हॉस्पिटैलिटी, खाना बना के खिलाते हैं वहीं पे, अच्छा जी। बट इधर उधर नहीं जाने देते। हाँ। तो फिर वो आपको एस्कॉर्ट लेके ना भेजेंगे साथ में, और उसमें व्यू रहता है हर 10-10, 12-12 किलोमीटर पे अपना अपना जो एरिया है उसमें से पुलिस आपको निकाल के लेके जाएगी। अच्छा। सो बॉर्डर पे गए, वहाँ पे दूसरी बहन आपको मिल गई एस्कॉर्ट वाली, वो आपके साथ हो रही है, वो 10-15 किलोमीटर अपनी जो चौकी है उससे बाहर जाके ना आपको छोड़ के ना और वापस आ गए। अच्छा। बट इधर उधर नहीं जाने देते वो। मतलब ओवरऑल एक्सपीरियंस तो अच्छा था ना इट आपका? वाज थ्रिलिंग। जो बलूचिस्तान वाला एरिया है वो है बड़ा थ्रिलिंग वाला पार्ट। अच्छा। सो नो डाउट कि बड़ा रफ टेरेन है, वो दूर दूर तक आपको दिख नहीं रहा कुछ भी। अगर आप पेट्रोल डलवाने भी रुक रहे हो तो पेट्रोल पंप नहीं है, नॉर्मल जो अपने ड्रम में भर के ना अच्छा, रखे हुए अच्छा, अच्छा, हाँ, हाँ, और वहाँ पे हाँ। पुलिस पहले जो है वो लोकल्स को हटा देगी, अच्छा। एंड आपकी कार की लाइसेंस प्लेट की फोटो नहीं लेने देते, आपसे बात नहीं करने देते। अच्छा, उन लोगों को? हाँ उन लोगों को। अच्छा। तो वहाँ से पेट्रोल भरवा लिया। फिर बीच में एक इंसिडेंट हुआ जहाँ पे कि हमारे साथ मोटर बाइक पे भी थे 2-3 लोग। अच्छा। उन्होंने बोल दिया हम ड्राइव नहीं कर रहे, अंधेरा हो गया। हाँ। सो पुलिस नहीं जा रही थी, एक पहाड़ी के बीच में मतलब एरिया। आपके साथ लोग थे, मतलब क्या ग्रुप जा रहा था पूरा? देखो ये करते क्या है, क्योंकि डिपेंडिंग ऑन की कब बिजी है कब बिजी नहीं है। सो या तो एक एक कार के साथ में आपको एस्कॉर्ट मिलती है, बट अगर ग्रुप है 3-4 लोगों का, मान लो जैसे उस टाइम में अपने हज वाले काफी सारे लोग हैं जो कि अपने जो धार्मिक यात्रा होती है इसमें गए हुए, तो पुलिस कम थी। तो वो अच्छा। क्या कर रहे थे, 2-3 ग्रुप आ गए, जैसे 2-4 मोटरसाइकिल वाले हैं, 2-3 कार्स में है, तो उनके साथ एक बार या में बलोच की बात कर रहे हो? हाँ बलूचिस्तान की। अच्छा। तो उसमें एक बार में 5-7 पुलिस वाले भेज दिए, एक गाड़ी आगे एक बीच ओके में, ओके, बीच में बेसिकली सारे। एस्कॉर्ट अब वो भेजेंगे 100%। उनको डर किस चीज का है? इसको लेके ना 2 तरह की वो है, जो लोकल से मैंने काफी सारी बात की उनसे। एक साइड तो वो कह रहे हैं कि काफी टाइम पहले कोई टूरिस्ट थे तो उनका एक्सीडेंट वगैरह हो गया था, अच्छा। और उनमें किसी के बाजू कट गई उधर से, ओके। उसको लेके काफी ज्यादा हल्ला हुआ था। कुछ लोकल स्टोरीज है कि शायद एक बार कोई किडनैप हो गया था उधर की साइड से, तो उसकी वजह से जो है बाद में गवर्नमेंट इस चीज को बहुत ज्यादा सीरियस ले रही है कि वो जो एरिया है थोड़ा सा मतलब उसमें अनरेस्ट रहता है, तो वो कह रहे हैं कि उधर से नहीं जाने देते। देन देयर आर सम पीपल हु स्पेकुलेट कि भाई जो अपने न्यूक्लियर पावर प्लांट है पाकिस्तान के उधर की साइड में, तो आप इधर उधर ना चले जाओ ज्यादा एक्सप्लोर करने, मुझे तो तो इसकी वजह से ज्यादा लग रहा है यही रीजन है। हाँ, तो तीनों में से कोई भी हो सकता है, बट एक क्वेटा नाम की जगह है अपने इधर पे, हाँ। वहां तक ये लेके जाते हैं। तो अच्छा। वहां से एक एनओसी मिलती है आपको, हाँ। और एक प्रिंट करके ना लेटर दे देते हैं ये आपको। वो अगर आपको सिक्योरिटी और भी कहीं पे चाहिए तो किसी भी पुलिस वाली जो ऑफिस है उसमें दिखा के ना, दे विल सेंड यू सेंड एस्कॉर्ट। उसके अलावा यूं है क्या, जहाँ मर्जी घूमो फिर आओ। फिर मैं लाहौर गया, एक दिन में लाहौर रुक के, और फिर उसके बाद मैं इंडिया आया, फिर मैं इंडिया से दोबारा वापस गया। अच्छा। तो बहुत सारे मैं आपका एक्सपीरियंस उस पे भी काफी अच्छा था, मैंने वीडियो हाँ देखी थी। वेरी नाइस, बॉर्डर था, इट वाज गुड। बागा बॉर्डर से हुए थे ना आप? हाँ, और इसमें भी पता है जैसे एक वो आपको लगता है कि आप पाकिस्तान साइड से इधर आ रहे हो तो दोनों देशों के बीच में टेंशन रहता है, सो बहुत ज्यादा सिक्योरिटी होगी एंड ऑल दैट। नहीं, पीपल आर सुपर नाइस। उधर गए, उधर पे बिठा के चाय पिलाई आराम से, ठीक है जी, लगा के स्टैम्प भेज दो। इधर आए, इधर भी बिठा के ना जो अपने बीएसएफ वाला मैस होता है उसमें ले गए, खाना खिलाया। अच्छा। हाँ, सो गुड एक्सपीरियंस, वेरी गुड एक्सपीरियंस। एंटर कर गए हैं भाई हम लोग लंदन सिटी में। लंदन सिटी, अब आप लोग सोचोगे यार यूके में भी लंदन था, यहाँ पे भी लंदन, लंदन से मैं लंदन ही आ गया हूँ। मैंने ये चीज़ नोटिस की, यहाँ पे काफ़ी सिटीज़ हैं जो यूके से थोड़ी नेम सिमिलर है। लंदन हो गया, और 1-2 और भी थी इधर ही साइड में आपका पेरिस है। हाँ पेरिस, हाँ दिल्ली भी है।
दिल्ली? दिल्ली। अच्छा, सो तो इसका रीजन क्या है? है ना, तो उनके पास जो नाम वहाँ पे थे हाँ। सेम जो है शहरों के नाम यहाँ पे रखे हुए हैं। अच्छा ना सिर्फ शहरों के स्ट्रीट आपको सेम मिले, जैसे अपने यहाँ पे वो है रिवर है, हाँ। उसका नाम भी थेम्स है। अच्छा है छोटी हाँ। बट थेम्स रिवर है यहाँ पे। हाँ और सेम रिचमंड हो गई, यॉर्क स्ट्रीट हो हाँ हाँ, गई। यॉर्क स्ट्रीट हाँ, है। ये सारी जो सेम है ये यहाँ भी सेम है। अपने इधर चले जाओ आप, टोरंटो चले जाओ, ओटावा चले हाँ। जाओ, हर जगह सेम है। मतलब ये ब्रिटिश कॉलोनीज हैं, वो लोग जब हाँ। यहाँ पर आए तो उन्होंने तो उसी उसका तरीके से cities उसका का- नामकरण किया। वैसे ये जो काउंटी है, हम्म, जैसे हम्म। अपने डिस्ट्रिक्ट होती है हाँ, ऐसे हाँ, हाँ, काउंटी हाँ। बोलते हैं। अच्छा सो ये आता है मिडिल सेक्स में, अच्छा, और शहर का नाम हो गया लंदन। ओके 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 ओके। बाकी यार अगर मैं यहाँ का थोड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर दिखाऊँ ना, तो सामने देखो भाई, छोटे छोटे घर हैं क्यूट क्यूट से। ठीक है, ऐसा कोई आपको स्काई स्क्रैपर्स नहीं देखने को मिलेंगे, नहीं होंगे मेरे ख्याल से यहाँ पे। इसके डाउनटाउन में भी नहीं होंगे? हाँ, डाउनटाउन में है 2-4 बिल्डिंग है, एक आधी इधर भी मिल जाएगी, अच्छा और ज्यादातर सारे ऐसे ही हैं। अच्छा, मतलब तीन ऐसे ही टाइप के हट घर हैं, स्टाइल है। तो बर्फ कौन बढ़िया कौन- पड़ती होगी? हाँ, बर्फ काफी ज्यादा पड़ती है। अच्छा, तो यहाँ पे मतलब ऐसे कॉर्पोरेट ऑफिसेज नहीं है, तो लोगों का मेन क्या है काम करने का? मतलब बिजनेसेस हैं यहाँ बड़े? हाँ, लंदन में बड़ी जैसे फैक्ट्रीज हैं। अच्छा। सबसे बड़ी चीज तो 3M हो गया, और कई सारी फैक्ट्री हैं इधर पे हाँ, आसपास में। और मुझे लगता है बैंकिंग का काफी कुछ है, जैसे स्कोशिया बैंक हो गया। अच्छा उनका भी एक बड़ा ऑफिस यहाँ पे है। और हाँ। मुझे बहुत ज्यादा टू बी वेरी ऑनेस्ट नहीं पता हाँ हाँ, और क्या है ऑक्यूपेशन लोगों का। हम्म, बट वैसे शहर बढ़िया है, अगर मतलब शांत है थोड़ा सा। मतलब दोनों चीजों का मिक्स मिल जाता है। शांत इन द सेंस, अगर आपको वैसा चाहिए थोड़ा चहल पहल वाला, हाँ, हाँ। डाउनटाउन चले जाओ, अच्छा तो वो हो गए यहाँ पे कॉलेज और यूनिवर्सिटी। सो उसकी वजह से क्राउड भी आपको यूथ बड़ा मिल जाता है यहाँ पे। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट यूं है कि यहाँ टोरंटो जितनी भीड़ भी नहीं है। अच्छा 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 सो दोनों साइड, अब जैसे एक बिल्डिंग ये वाली है हाँ। कोंडो की, अच्छा वो अलग बात है, इसमें है बड़े एक्सपेंसिव यहाँ के हिसाब से भी। अच्छा जी। बट हाँ, 2-4 ही है यहाँ पे कोंडो की बिल्डिंग, तो मतलब ऐसे जो जनरल फ्रेंड्स है। बाकी भैया ने यहाँ पर अपना घर ले रखा है, तो अभी चल के वो भी डिस्कस करते हैं। मतलब दिखाऊंगा मैं, अभी तो हूँ मैं एक दिन यहाँ पे, ठीक है, तो मैं बताऊंगा मतलब क्या प्राइसेस वगैरह पड़ते हैं एज कम्पेयर टू यहाँ की जो बड़ी सिटीज़। अगर आप टोरंटो की बात करते हो या फिर वैंकूवर की बात करते हो, उनके कंपैरेटिवली क्या प्राइस पड़ते हैं। साथ ही साथ भाई इस गाड़ी का थोड़ा मेरे को आपको दिखाना रैप, क्योंकि मैंने अभी दिखाया नहीं था वहाँ पे एयरपोर्ट पर, जल्दी सामान डाला था, बट ये पूरी रैप डप है। तो कहाँ निकल रहे हो नेक्स्ट? लेट्स सी, मतलब दो चीजों के बीच में ना कंफ्यूज हो रहा हूँ मैं बहुत ज्यादा। अच्छा जब मैं इंडिया वाले ट्रिप पे गया ना, तो मोटिवेशन थी उसमें बहुत ज्यादा बढ़िया। हाँ हाँ हाँ, कि अभी यहाँ से इंडिया जा रहे हैं ना। हम्म, बट नॉर्मली आपको पता है मैं ट्रैवल करता हूँ ट्रैवल करने के लिए। एग्जैक्टली। और मैं पहले जाना चाह रहा था साउथ में, अपने यहाँ अच्छा। से और अपने नीचे ऑल द वे टू अर्जेंटीना। हाँ हाँ हाँ, बट फिर मैंने काफी से ज्यादा जो रिसर्च है वो की। अब उसमें प्रॉब्लम ये आ रही है, वहाँ पे बोलते हैं सारे स्पेनिश, अच्छा वो हमें आती नहीं है। हाँ सो ओवरऑल जब मैंने उसका रिसर्च किया, तो ना तो उसमें घूमने लायक ऐसा कुछ मिल रहा है हाँ जिसको देख के वो वाव फैक्टर आए कि हाँ चलो भाई ये देखने हम जा रहे हैं। हाँ हाँ और ना फिर लैंग्वेज वगैरह का ऐसा लग रहा है कि यहाँ कल्चर एक्सप्लोर कर पाएंगे। सो फिर मैं सोच रहा हूँ इसको शिफ्ट करवा लूँ अफ्रीका। अफ्रीका एक ऐसा है कि हम वहाँ पे घूमने की है बहुत तो सारी मतलब बाय रोड ऐसे नहीं, बट शिपिंग कराओगे आप? हाँ, मतलब कार को, मतलब यहाँ से नोवा स्कोशिया जहाँ अपनी आप वाली कार आ रही है, हाँ, हाँ। फिर वहाँ से अफ्रीका शिप करवा ली, फिर उधर से फिर मैं बाय रोड जो है पूरा अपना कॉन्टिनेंट। बाय रोड वैसे अच्छा नहीं है ना कोई रूट? ना रूट नहीं है, बीच में अटलांटिक पड़ गया। अच्छा हाँ, अटलांटिक ओशन पड़ गया, राइट राइट। Same नहीं, way- अटलांटिक क्रॉस करने के बाद अगर जैसे मैं यूरोप पहुंच जाऊँ, हाँ, तो यूरोप से जा सकते हैं, यूरोप से जा सकते हैं ना। बट उसमें यूं है आप कि ऑलरेडी बीच कर में- चुके हो, और इतना हाँ, कुछ यूरोप यूरोप में अब कोई already हो फैसिनेटिंग चुका सा रह नहीं गया, सही बात है। ये यहाँ पे अपना गोल्फ कोर्स है, अच्छा, सनडेल गोल्फ कोर्स। सामने ये रहा भाई, तो काफी अच्छा लगा मेरे को। शान शान सी जगह है, वही अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे। भैया का है कि आपको पसंद है शान शान जगह रहना। हाँ, मतलब दोनों चीजें मिल जाती हैं वैसे। हाँ। जैसे इंडियन रेस्टोरेंट्स की बात करें और बाकी चीजों की, सारा कुछ मिल जाता है यहाँ पे। हाँ हाँ हाँ, अपने वाले लोग भी हैं, मंदिर है, मस्जिद है, गुरुद्वारा भी है यहाँ पे। बढ़िया सिटी है। और इंडियन सारी- कम्युनिटी है अच्छी खासी, हाँ, मतलब। अच्छी खासी बट community। यार मेरा तो रहता है थोड़ा सा कि मैं भी गांव से बिलोंग करता हूँ, मेरा भी है गांव अयोध्या में, ठीक है, बट बहुत ज़्यादा टाइम नहीं मैं रह पाता हूँ यार। मतलब मुझे चहल पहल थोड़ा ज़्यादा पसंद है, मैंने काफ़ी बार ये बात बताई है। बट ऐसी जगह पे आगे लगता है कि हाँ यार यहाँ पर आगे रहो, थोड़ा एक्सपीरियंस करो, अच्छा लगता है, बट नॉट मोर देन 1 वीक। एक हफ्ते में मेरा तो हो गया। शाम को डाउनटाउन चलते हैं, उसके बाद आप डिसाइड करें चहल पहल है या नहीं। नहीं नहीं, सही है, आज चलेंगे, शाम को चलते हैं। काफी अच्छी है, मतलब वो है चहल हाँ, पहल यहाँ पे। ये देखना यहाँ पे हालांकि सामने। ये जो एरिया है वो थोड़ा सा शांत है। अच्छा अच्छा, ये भी थोड़ा कंट्री साइड ही है ना ये? मतलब ये नॉर्थ लंदन पड़ गया पूरा। अच्छा 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 अच्छा, ओके ओके। ये अभी डेवलप हुआ है, ज्यादातर जो है जो घर है वो सारे नए हैं इधर पे। सो इसकी वजह से
भीड़ नहीं है इसमें। ओके तो ये देखो भाई, इसकी बात कर रहा था मैं, रैप दिखाता हूँ आप उससे पहले। मेरे को रैप काफ़ी पसंद आया, काफ़ी डिसेंट सा और एकदम प्रॉपर, एकदम सीक्वेंस में सब कुछ बना हुआ है। एक और चीज़ मैंने नोटिस की, आपने इस पर कोई रूट नहीं बना रखा ना नहीं, अब कि नहीं बना। हाँ लास्ट टाइम, क्योंकि हाँ बाय द वे इसी के बगल में खड़ी हुई है रेंज रोवर जिस पे भैया ने करी थी कनाडा टू इंडिया। इसी गाड़ी में हम मिले थे पेरिस में जब आप लोग आए थे ना, तो इस पे पूरा रैप था, बट अब इसका रैप हटा दिया। बट इसमें ना वो लगा दिए हैं ऐसे छोटे छोटे स्टिकर्स, मतलब जिस जिस कंट्री में जा चुके हैं भैया। तो ये भी अच्छा लगा मेरे को, करवा सकता हूँ मैं भी ऐसा कुछ अपनी गाड़ी पे भी, कि बार बार रैप ना चेंज करना पड़े। हाँ छोटे छोटे बनवा लो, जिधर भी गए अपना बाद में लगा। एग्जैक्टली तो सही है ये चीज़, ऐसा कुछ सोचूंगा मैं भी। बट फिलहाल के लिए कि इस पे रूट नहीं है आपका, तो अभी मतलब डिसाइडेड नहीं है, तो जब डिसाइडेड भी होगा तो वहाँ सीधा स्टिकर लगा दिया। बढ़िया है, बढ़िया। जैसे कई बार प्लान बनता है अगर अफ्रीका भी जाना है तो उधर होके जाए, इटली साइड से दूसरे वाला ट्रेलर उठा ले वहीं पे। बट फिर समझ में नहीं आता जरूरत है या नहीं है, सोने का इसी में बना लिया। तो अभी आप ट्रेलर का सोच रहे हो ले जाने का अफ्रीका? ये वाला तो नहीं जाएगा। तो हाँ भाई, बहुत ज्यादा बड़ा है। ये देखो पीछे ट्रेलर खड़ा है, इसका भी टूर दूंगा मैं आपको, दिखाता हूँ भैया। बता रहा अपने आप में एक पूरा 1 बेडरूम अपार्टमेंट अंदर ही अंदर। सही है। कार में सोच रहा हूँ मैं, इतना शुरू में कार में जाऊँ। हाँ पीछे तो आप रेडी कर लोगे, सोलो कर रहे हो तो एक कार मतलब एक किलो तो मोर देन इनफ है। सोने का प्रॉपर बनी जाएगा। हाँ। इसी का सही है, सही है। रात के 8:30 हो गए हैं भाई, 8:20 8:21, और बाहर देखोगे ना अभी भी तरीके से प्रॉपर सनसेट हुआ नहीं है, थोड़ी थोड़ी रोशनी है। एंड वी आर ऑल सेट टू लीव। अभी कहीं जा नहीं रहा हूँ, मतलब ऐसे ही भैया ने बोला थोड़ा वॉक करके आते हैं बाहर। मैंने चलो जी रेडी हो गए, आके फटाफट फ्रेश हो लिया हूँ, चलते हैं। अब चार्जर भूल गया भाई मैं, अपना लैपटॉप का भी, फ़ोन का भी, एक्सटेंशन भी, अडेप्टर भी, सब कुछ मेरा वहीं एयरबिन पे लगा रह गया। अब सागर को बोला रख लेगा, और जब भी इंडिया आएगा लेके आएगा, बट मुझे यहाँ से लेना, मैंने चल मार्केट से वो सब भी ले आऊँगा। ये है भाई लंदन का डाउनटाउन। यहाँ पे सारे के सारे आपको क्लब्स, शॉप्स, मतलब बेसिकली थोड़ी चहल पहल वाला एरिया मिलेगा। अब हम लोग कंट्री साइड थे, वहाँ से अब सेंटर के आसपास आ गए हैं कुछ खाने पीने के देखने के लिए, बट अभी ऐसा क्राउड नहीं, बट फिर भी है थोड़ी चहल पहल। वैसे आपका आना तो होता नहीं होगा यहाँ पे ज़्यादा, है ना? मैं इधर नहीं आता। हाँ नॉर्मल आपका अपना काम से काम, मतलब काम सोना उठना बस यही है। कभी कभी जब दिवांशु होते हैं ना इधर तो हम आ जाते हैं। अच्छा अच्छा। यहाँ से ज्यादातर क्लब है जिनमें। अच्छा ओ भाई अभी से ही भीड़ लग रही है यहाँ पे तो। अभी तो कुछ भी नहीं है, 2-3 भाई 8 बज रहा है अभी तो, 8 बजे इतनी भीड़। हाँ 8:45 सॉरी 8:45 हो रहा है, फिर भी 8:45 के हिसाब से अच्छी खासी भीड़ है भाई। गाड़ी वहाँ पे हमने पार्किंग पे लगा दी, और ऐसे ही अभी वॉक कर रहे हैं फिलहाल, पूरी स्ट्रीट देख रहे हैं, और काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें पता चल रही हैं। भैया ने बताया भी कि क्यूबेक में गाड़ियों की नंबर प्लेट आगे होती ही नहीं है, और इसका रीज़न स्पेसिफिक कुछ भी नहीं है। I have zero idea, हाँ बट हाँ आगे प्लेट्स नहीं होते हैं ना, सिर्फ पीछे। काफ़ी यूनिक है, मैं देखता हूँ तो पहले मुझे समझ नहीं आता, बट अच्छा है पहले पता चल गया। ऑटवा कैपिटल है कनाडा की, कैपिटल सिटी है, तो वो क्यूबेक में ही है ना? अरे ओंटारियो में। ओ सॉरी ओंटारियो में नहीं, क्यूबेक में नहीं है। ओंटारियो में। तो क्यूबेक में कौन सी मेजर सिटी है? बिल्कुल ही बॉर्डर पे है ओटावा, बट है ओंटारियो में। अच्छा ओंटारियो में ही है, मतलब कोई मेजर सिटी है क्यूबेक में जिसको विजिट करना चाहिए? मॉन्ट्रियल। अच्छा मॉन्ट्रियल। क्यूबेक सिटी अपने आप में सिटी भी है। अच्छा देखो क्यूबेक हो गया प्रोविंस, हाँ, और उसी में क्यूबेक सिटी है, अच्छा, और उसी में मॉन्ट्रियल है। ओ तो 2 सिटी जो आपने जरूर जाना वो है क्यूबेक सिटी और मॉन्ट्रियल। ओके ओके ओके। बहुत ही ज्यादा कल्चर रिच है। नहीं मुझे लगा था क्यूबेक सिर्फ प्रोविंस है ना, प्रोविंस भी और सिटी भी है। ओके ओके ओके, आसपास ही है ना वैसे? मतलब प्रोविंस के अंदर ही सिटी है। अच्छा प्रोविंस के अंदर सिटी है क्यूबेक, उसके अंदर मॉन्ट्रियल है? नहीं देखो, क्यूबेक हो गया प्रोविंस, हाँ पार कर लिया फिर। हाँ 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 क्यूबेक हो गया प्रोविंस, हाँ, पूरा प्रोविंस। हाँ, उसमें क्यूबेक सिटी नाम का तो एक टाउन हो गया, ठीक है, और मॉन्ट्रियल अलग टाउन हो गया। ओके, टोटल मिला ओके। के तो ठीक है मतलब ठीक है main ठीक है। हाँ वो तो मतलब अभी बता दिया आपने, वरना विजिट तो मैं करता हूँ, मुझे पता नहीं रहता। ठीक है चलो। The next day। बाहर का मौसम आज थोड़ा सा अलग अलग सा दिख रहा है भाई, क्योंकि कल जब मैं आया था, अरे थार नहीं भाई, थार नहीं है, जीप है। और जीप इस वजह से आपको दिखा रहा हूँ भाई कि हम लोग कनाडा आ चुके हैं भाई। टुडे इज़ द नेक्स्ट डे, और अभी मैं बाहर मौसम दिखा रहा था आपको, मेरे को दिख गई भाई बाहर जीप। बाकी कल आप लोगों ने देखा था कि सनी वेदर था काफ़ी, बट आज ऐसा नहीं है। आज बाहर ठंड भी है, और मुझे लग रहा है बारिश भी हुई है। हाँ बारिश भी हुई है, क्योंकि कल रात में थोड़े थोड़े तो बादल दिख रहे थे, और आज क्लियर स्काइज नहीं है। बाकी कल मेरा फर्स्ट डे था कनाडा में, इस वजह से रात को बहुत ज़्यादा शूट नहीं किया, पूरा दिन शूट करते करते ही आए थे। बहुत सारी चीज़ें पता चली राहुल भैया से, और इतने दिनों बाद मिला था तो बातों बातों में ही रह गए हम लोग। रात को आराम से आके सो गया था, क्योंकि बहुत लंबा ट्रैवल करके आया था भाई मैं।
सीरियसली मतलब वहाँ से लेस्टर से लंदन बस, फिर उसके बाद 8.5-9 घंटे की फ़्लाइट, फिर वहाँ से भी 2 घंटे की जर्नी यहाँ लंदन तक की अपना टोरंटो से। बट ठीक है भाई, आज फ्रेश एकदम होके उठाऊँ, आज की ऐसी कोई भी आइटनरी नहीं है। बाकी राहुल भी गए हैं टोरंटो एयरपोर्ट, उनके फ्रेंड्स आ रहे थे उनको रिसीव करने, मेरा भी प्लान था जाने का, बट मैंने सोचा क्यों ना मैं काम निपटा लूँ भाई आज, क्योंकि अपना डिफरेंस जो है ना इंडिया से वो लगभग हो चुका है भाई 9.5 घंटे का, लगभग नहीं, टू बी एग्जैक्ट 9.5 आवर्स का डिफरेंस है। तो नेक्स्ट डे वीडियो अगर 9 बजे आनी है तो मुझे रात के 11:30 से पहले यहाँ शेड्यूल करनी ही करनी है, जिसे और ऊपर से एडिटर से एडिट भी करानी है, उसके बाद मेरे को भी 1-2 घंटा लग जाता है। तो इस वजह से मैंने कहा पहले काम निपटाता हूँ मैं, सो दैट 1-2 दिन का वो कर लूँ, क्योंकि अब भाई वीडियोज़ में मैं बिल्कुल डिले नहीं करना चाहता, क्योंकि अब एक ऑन द गो आ चुकी है, ऐसा भी नहीं है मेरे पास बहुत ज़्यादा बैकअप पड़ा हुआ है। ये वीडियो होपफुली नेक्स्ट वीडियो आई जाएगी जो अभी मैं शूट कर रहा हूँ। अभी मैं फ्रिक्वेंसी देख रहा था कि किस हिसाब से वीडियोज़ डालनी है, ऑल्टरनेट तो कंफर्म आएगी, क्या पता मैं डेली भी शुरू कर दूँ। कमिटमेंट नहीं कर रहा हूँ भाई, बोलना मत कि कमिटमेंट किया था, बट फिर भी सोच रहा हूँ मैं इस बारे में, देखते हैं बाकी जैसा भी होगा। हाँ यार, बाकी कमेंट सेक्शन में मेरे को बताना कि अगर जैसे 30, 35, 40 मिनट के ब्लॉग्स होते हैं तो ये मैं आपको डेली दे सकता हूँ, ठीक है, क्योंकि बड़े ब्लॉग शूट होते हैं ऑब्वियसली, तो मैं उनको 2 पार्ट में डिवाइड करके डेली भी कर सकता हूँ। अगर आप चाहते हो लंबे ब्लॉग्स मिले 1 घंटा या 1 घंटा 10 मिनट के, तो फिर वो ऑल्टरनेट ही आ पाएंगे, क्योंकि वो डेली पॉसिबल नहीं है भाई, ठीक है। तो जैसे भी हो आप लोग बता देना, मैं उस हिसाब से फिर डिसाइड कर लूँगा। ज़्यादा लोग जो भी बोलेंगे डेली वाले होंगे तो जहाँ तक है फिर मैं डेली शुरू कर दूँगा, 2-2 पार्ट में डिवाइड करके। कोशिश ऐसी करूँगा कि कुछ ना कुछ अच्छा खासा डिलीवर हो रहा है। बाकी यार आप लोगों को पता होगा कि किसी भी कंट्री में अगर इंडियन व्हीकल या फिर कोई भी फॉरेन व्हीकल कहीं से भी दूसरी कंट्री में आप लेके जाते हो तो वहाँ का आप लोगों को इंश्योरेंस लेना पड़ता है, व्हीकल इंश्योरेंस। जैसे कि आप इंडिया में अगर गाड़ी लेते हो तो हर साल का एक इंश्योरेंस बनता है, मतलब हर साल आप उसका प्रीमियम पे करते हो, रिन्यू कराते रहते हो। अगर कोई भी एक्सीडेंट होता है तो फर्स्ट पार्टी, थर्ड पार्टी दोनों टाइप के इंश्योरेंस होते हैं, जिसमें आप अपनी कार का भी क्लेम ले सकते हो। सामने अगर आपकी गलती से आपकी कार से किसी और को अगर लॉस हुआ है तो फिर वो भी आपके इंश्योरेंस में से क्लेम ले सकता है। यूजुअली हम लोग क्या करते हैं, अगर मेरी गाड़ी लगती है यहीं पे, किसी की भी गाड़ी लगती है इंडिया में, तो दूसरे बंदा वही पैसे देता है कि भाई थोड़े पैसे रख लो और छोड़ो यार क्या ही फ़र्क पड़ता है, इंश्योरेंस कंपनी दे देगी, और लोग मान भी जाते हैं। इनफैक्ट मेरे भी 2-3 बार जब भी गाड़ी लगी है इधर उधर, चाहे वो हैरियर हो या फिर घर में कोई भी गाड़ी लगी है, तो हमने कभी भी सामने वाले से नहीं कहा कि भाई आप अपने इंश्योरेंस पे हमें क्लेम दिलवाओ, ठीक है, क्योंकि उसमें टाइम भी बहुत ज़्यादा है, किसी के पास इतना टाइम नहीं है, क्योंकि आपको पता है इंडिया में जुगाड़ से काम हो जाता है, बट आउट ऑफ इंडिया ये चीज़ नहीं चलती है भाई। और ये चीज़ अभी मैं क्यों डिस्कस कर रहा हूँ, क्योंकि कनाडा में और यूएसए में मुझे जो इंश्योरेंस लेना था ना, उसके चक्कर में भाई बहुत माथापच्ची करी मैंने सीरियसली। आने से पहले भी जब मैं यूके में था, ठीक है, मैं मतलब लिटरली आपको बता नहीं सकता, मैंने कुछ नहीं तो 10 से 15 ब्रोकर्स, बहुत सारी कंपनीज़ को अप्रोच किया जो कनाडा यूएसए बेस्ड हैं, जो यूके बेस्ड हैं, जो यहाँ की इंश्योरेंस देती हैं, सबको पता कर लिया, बट कहीं भी कोई लीड नहीं मिल पा रही थी। इनफैक्ट जो कनाडा में 4-5-6 लोग हैं मेरे नोन में, सबको बोला, यूएसए में 2-3 लोग हैं जो नोन में, सबको बोला पता करो, बट कोई भी लीड नहीं मिल रही थी। और जो भी लीड मिल रही थी वो ये हो रहा था कि इधर 1 ईयर और 6 मंथ्स, इतने ड्यूरेशन का मेरे को इंश्योरेंस मिल रहा था, वो भी सिर्फ थर्ड पार्टी। फर्स्ट पार्टी मुझे लेना नहीं था, रीज़न बीइंग फर्स्ट पार्टी में क्या होता है कि मुझे अपनी गाड़ी का क्लेम मिलेगा, और मेरी गाड़ी इंडियन ब्रांड की, मुझे एनी हाउ पार्ट्स तो इंडिया से लाने पड़ेंगे, तो खर्चा मेरा वैसे ही होना था। इसलिए मैंने सोचा था कि थर्ड पार्टी लूँगा, और मैंडेटरी भी इनकी रेगुलेशंस के हिसाब से मैंडेटरी भी यही है कि आपको थर्ड पार्टी इंश्योरेंस लेना ही लेना अपनी गाड़ी का। तो मुझे थर्ड पार्टी चाहिए था, जिसकी कॉस्टिंग आ रही थी लगभग 60 से 70 हज़ार रुपये फॉर 6 मंथ्स। अब मेरे को 3 महीने का चाहिए था, 3 महीने का कोई पॉलिसी ही नहीं थी, तो मैं ढूंढ के थक गया था भाई कहाँ से करवाऊँ। बहुत सारे लोगों से बात की मैंने सीरियसली, बट कहीं पे भी कोई लीड नहीं मिली थी। फिर मैंने ना ऐसे एक दिन गूगल किया तो मुझे ये वेबसाइट मिली, सेगुआ ग्रिंगो नाम की, ये देखो segurogringo.com, ठीक है। अब ये जो वेबसाइट है ना, साउथ अमेरिका की है, प्लस साउथ अमेरिका बेस्ड कोई कंपनी है, वो लोग प्रोवाइड करवाते हैं। तो मैंने ये देखा, मैंने नॉर्मली इसका एक यूआई देखा तो बड़ा बेसिक सा यूआई था, बहुत सारे ऑप्शन है, देखो फॉर फॉरनर्स विद नॉन यूएसए कैनेडा प्लेट्स है, देखो फॉर मैक्सिकन्स एंड फॉरनर्स विद मैक्सिकन प्लेट्स, और अलग अलग ऑप्शंस हैं। तो यहाँ पर मुझे समझ आ रहा था कार्स वैन्स विद फॉरेन प्लेट्स, तो क्योंकि मेरे पास कार है तो मैं इस ऑप्शन पे गया, और यहाँ पर मैंने देखा एक छोटा सा, देख रहे हो कितना छोटा सा फॉर्म है, ठीक है, इस बेसिस पे ये अपना बताएंगे कि हाँ क्या प्राइस आपको पड़ेगा। तो मुझे पहले लगा लेजिट है कि नहीं है और लेना चाहिए, इससे कि लेना चाहिए। मैंने इस कंपनी के बारे में 2-3 लोगों से पूछा जो यहीं के हैं, तो उन्होंने बोला हमने कभी नहीं सुनी ऐसी कोई कंपनी। फिर मैं एक ऐसी एजेंसी से बात कर रहा था, मतलब यहाँ पर अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है अगर आपको इंश्योरेंस लेना है, तो फिर उससे आप कंसल्ट कर सकते हो क्या इंश्योरेंस चाहिए आपको, क्या क्या उसमें कवरेज लेना है, ठीक है। तो मैं उनसे बात कर रहा था, तो उनको मैंने अपने पूरा बताया कि भाई देखो मैं बहुत परेशान हो चुका हूँ, 1-1.5 हफ्ते से मैं ट्राई कर रहा हूँ इंश्योरेंस के लिए किसी को अप्रोच करने का, बट कोई नहीं मिल पा रहा है। मतलब यूएस बेस्ड एक एजेंसी थी, तो उन्होंने मेरे को बोला कि हम कनाडा का नहीं देते, यूएस का देते हैं। तो मैंने जब उनको अपना पूरा ट्रिप बताया कि मैं ऐसे बाय रोड ट्रैवल कर रहा हूँ और ट्रैवलर हूँ, बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा हूँ, गाड़ी ऑलरेडी शिप पे है और 2-3 दिन में पहुंच जाएगी, तो मुझे फटाफट चाहिए। तो उन्होंने मुझे बोला कि एक वेबसाइट है सेगुरो ग्रिंगो की, वो आपको दे सकती है। तो फिर मैंने कहा ये तो वही वेबसाइट है जिसको, मतलब जो मैं भी आपको दिखा रहा हूँ ना सामने, उन्होंने सेम यही मेरे को स्पेलिंग बताई। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा कि ये लेजिट है, तो उन्होंने बोला साउथ अमेरिका में बहुत नोन है और यहाँ पर लेजिट है, मतलब ये मान्यता है इसको प्राप्त,
ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है कि आपको पुलिस वाले रोकेंगे और मना कर देंगे इसके थ्रू। और ये थोड़ा सा बजट फ्रेंडली भी है, तो आप इनको अप्रोच कर सकते हो। फिर मैंने इस पे आके अपना ईमेल आईडी ढूंढी, इनकी ईमेल करा मैंने इनको। फिर मैंने इनकी ईमेल आईडी निकाल के इनको ईमेल किया कि मुझे कनाडा और यूएसए का इंश्योरेंस चाहिए 2 महीने 3 महीने के लिए लगभग। तो इनका भाई मेरे को फटाफट रिप्लाई आ गया कि हाँ ठीक है, आप हमें ये सारी डिटेल्स भेजो, ठीक है, और उसके बाद हम आपको प्रोवाइड करवाते हैं। बट स्टिल मैंने एक बार कंफर्म किया, मैंने कहा यार मतलब इतनी जल्दी आ गया। मैंने कहा आई विल सेंड द डिटेल्स बट आई वांट टू नो इफ द व्हीकल इज इंडियन ब्रांड, कैन आई गेट द यूएसए इंश्योरेंस, यूएसए और कनाडा इंश्योरेंस। तो उन्होंने बोला कि इन रिस्पॉन्स टू योर क्वेश्चन वी ऑफर लायबिलिटी इंश्योरेंस फॉर व्हीकल्स विद फॉरेन लाइसेंस प्लेट्स नॉन यूएसए और कैनेडियन प्रोवाइडेड द ड्राइवर होल्ड्स अ फॉरेन ड्राइवर्स लाइसेंस एंड रेजाइड्स आउटसाइड द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ कनाडा। तो इसमें जो फॉरेन लाइसेंस की बात हो रही है ना, इसकी जगह पे आईडीपी चल जाता है। मैंने चेक कर लिया, उनसे मैंने पूछ भी लिया। आईडीपी आपका होता है इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट, जो कि आप अपने आरटीओ से इजीली एक नॉर्मल सा फॉर्म भर के और ले सकते हो। भले ही यहाँ पर लेफ्ट हैंड ड्राइव है, सॉरी राइट हैंड ड्राइव, और हमारे इंडिया लेफ्ट हैंड ड्राइव चलता है, बट फिर भी आप ले सकते हो। तो फाइनली भाई इनसे बात होने के बाद कंफर्म हो गया कि चलो लेजिट है। और फिर राहुल भैया से पूछा मैंने, तो उन्होंने बोला कि उन्होंने इनके रिव्यूज़ पढ़े हैं रेडिट वगैरह पे, तो काफ़ी लोगों ने इनसे लिया इंश्योरेंस, तो लेजिट है। तो भाई हो जाएगा इनसे इंश्योरेंस, ठीक है। और बड़ी खुशी हुई सीरियसली, क्योंकि मैं 10-12 दिन परेशान था इस चीज़ को लेके। तो अगर आप लोग भी कभी आते हो भाई यूएस कनाडा, तो आप लोग परेशान ना हो, मैंने कहा इसलिए आपको बता देता हूँ। फिर से दिखा देता हूँ भाई, ये देखो, ये है वेबसाइट segurogringo.com। इस पे आप आओगे ना, सबसे पहले तो ऐसा सा कुछ फॉर्म दिखेगा। तो इसमें आपको सारी डिटेल्स भरनी है कनाडा कवरेज के लिए। यहाँ पर येस कर देंगे। पोर्ट ऑफ एंट्री पे आपको बहुत सारे ऑप्शंस दिखेंगे, बट ये सारे के सारे ऑप्शन जो है ना, वो सारे बॉर्डर्स हैं जो मैक्सिको और यूएसए को डिवाइड करते हैं। तो इसमें आपको सेलेक्ट करना है भाई ये वाला ऑप्शन जो है ना, सेकंड लास्ट नहीं, थर्ड लास्ट, यूएस एंड सीए का ईस्टर्न टाइम, ठीक है। इसके बाद आपको सेलेक्ट करना है यहाँ पर पोर्ट एंट्री टाइम, अपने आप यहाँ पर आ जाएगा 2 बजे। और कवरेज डेज जो आएगा वो आपको करना है जितने भी दिन का आपको बेसिकली चाहिए। मैं कर रहा हूँ 60 डेज़ का, ठीक है। इसके बाद स्टार्ट डेट अपना आ जाएगा 17th, क्योंकि 15th को मेरी गाड़ी पहुंच रही है और 2-3 दिन का कट ऑफ टाइम है, तो 17 से हमें लेना है। स्टार्ट टाइम अपना सुबह 10 बजे के आसपास से। व्हीकल ईयर 1997 से 2027 के बीच का है, और मेरी एज जो है 21 से 75 के बीच की है। और ये जो लैंग्वेज आपको दिख रही है ना, ये भाई मैक्सिकन लैंग्वेज है, ठीक है। एडिशनल ड्राइवर नो, और डेस्टिनेशन में डाल देंगे भाई सिंपली न्यूयॉर्क, ठीक है। ये आ गया अपना न्यूयॉर्क। और जब मैं इसकी कोटेशन बोलता हूँ इनसे, तो ये आ जाता है भाई $344 प्लस में $4 का है कि रोड साइड असिस्टेंस अगर आपको चाहिए। तो मैंने कहा चल ठीक है, ये भी ले लेते हैं। बाकी इसमें आपको कंबाइंड लायबिलिटी जो मिलती है वो मिलती है $2 लाख की, मतलब $200K। मेडिकल पेमेंट्स $2,000 और मेडिकल पेमेंट्स $10,000। तो लगभग आप ये कह सकते हो कि $348 का मेरे को इंश्योरेंस पड़ रहा है। अगर मैं इसको कैलकुलेट करूँ तो ये लगभग आपको पड़ जाएगा 30,000 to 31,000 रुपीज़ का, इंडियन रुपीज़ की बात करूँ। 30-31-32 हज़ार रुपये का लाइसेंस, सॉरी इंश्योरेंस आपका कनाडा और यूएस से दोनों का। तो फाइनली भाई ये चीज़ हो गई है कंप्लीट। इसको मैं फटाफट से खरीद लेता हूँ, ताकि गाड़ी 2-3 दिन में आ जाएगी, ठीक है। तो 2-3 दिन में मेरे पास इंश्योरेंस रहे इसका, ताकि गाड़ी में लेके निकलूँ उस टाइम मेरे दिमाग से निकल गया और गलती से भी यहाँ पुलिस ने पकड़ लिया, या फिर गलती से भी गाड़ी कहीं लग गई, तो भाई बहुत ही गंदे सीन्स हो जाते हैं। कल राहुल भैया ने बताया था, आपने देख ही लिया होगा अभी थोड़ी देर पहले, ठीक है। तो सू करते हैं सीधा, मतलब कुछ हुआ भी नहीं होगा तब भी उन लोगों को क्लेम चाहिए, क्योंकि उनको मिलता है मोटा पैसा इंश्योरेंस कंपनी से अगर कुछ होता है। तो वो तो ऑब्वियसली बात है कि मैं आराम से ही चलाऊंगा यहाँ पे, ठीक है। और बहुत आराम से चलना है मुझे, बहुत आराम से ट्रिप कंप्लीट करना चाहता हूँ अब, ठीक है। बट ये है कि अगर खुदा ना खास्ता कुछ ऐसा हो गया तो भाई बहुत गंदे सीन लग जाएंगे। चलो भाई सारे काम हो गए हैं। अब एक चीज़ और मैं आप लोगों को दिखा रहा था। कल राहुल भाई से बात हो रही थी ना, जब उन्होंने ओवर स्टे कर दिया था इंडिया में, तो ये वाला था भाई उनका एग्जिट परमिट फी रिसीट। ये देखो 10,000 रुपीज़ आपको दिख रहे होंगे, 10,000 रुपीज़ पे किए उन्होंने। और उसके अलावा इस पे जो डिटेल्स हैं वो मैंने ब्लर कर दिया। ऑब्वियसली पासपोर्ट नंबर, वीज़ा नंबर नहीं दिखा सकता हूँ, ठीक है। और रीज़न ऑफ ओवर स्टे जो लिखा है वो ओवर स्टे लिखा है सिर्फ। और बाकी AFRRO असिस्टेंट फॉरेनर्स रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर का सिग्नेचर और डेट है यहाँ पे। सही है भाई, कुछ ऐसा बड़ी नॉर्मल सी पर्ची यार, मतलब एग्जिट परमिट फी रिसीट थोड़ी अच्छी क्वालिटी होनी चाहिए जहाँ तक मुझे लगता है। और बाकी भैया के पासपोर्ट पे ना इंडियन वीज़ा भी है, तो वो भी आपको दिखाऊंगा। मैंने भी कभी नहीं देखा स्टिकर वीज़ा, ई वीज़ा देखा हुआ मैंने कैसा होता है इंडिया का, बट स्टिकर वीज़ा लगा हुआ है, तो वो दिखाऊंगा आपको भी गए मैं वो, तो वो भी दिखाऊंगा अगर मौका लगता है। तो खत्म करते हैं भाई इस वीडियो को। आई होप ये ब्लॉग आपको अच्छा लगा होगा, पसंद आएगा तो लाइक कर देना। चैनल का कंटेंट अगर अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब के बिना मत जाना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।